जय हिंद एवरीवन, आप सभी का फिर स्वागत है पेट्रियोटिक आईएएस में। और इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे आज के मुख्य न्यूज़ जो रेलिवेंट है यूपीएससी के लिए, स्टेट पीसीएस के लिए और डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। आज की जो मुख्य न्यूज़ है वो हम पहला जो काफ़ी ज़्यादा आज फोकस में है, डिबेट में है, जो अ, बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने अपना स्विच किया है, अपना आरजेडी से बीजेपी की तरफ। इनका ये 9वीं बार चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। तो थोड़ा सा इसमें, ये तो पॉलिटिकल न्यूज है, लेकिन इसमें जो कुछ हमारे पर्सपेक्टिव का है वो हम देखेंगे कि इनका कितना नंबर्स है, मेजॉरिटी के लिए क्या चाहिए और गवर्नेंस के क्या पावर है, थोड़ा सा हम उस पर नज़र डालते हुए निकलेंगे, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो एक स्पीच बोले हैं, कमोमोरेशन था जो फर्स्ट डे हमारा चीफ सुप्रीम कोर्ट का था 1950 में। तो उसका कल 28 जनवरी को स्टार्ट हुआ था जो पहला सेशन सुप्रीम कोर्ट का। तो उसमें इन लोगों ने स्पीच दिया है, तो ईच ऑफ जस्टिस की बात की है हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने। फिर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात की है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, हम देखेंगे। फिर इंडिया अभी इनसैट 3DS जा रहा है सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए, तो हम थोड़ा सा उसकी फीचर्स देखेंगे, क्या बेनिफिट होने वाला है। जीएस पेपर 3 से ये है साइंस एंड टेक से, और ऊपर वाला ये जुडिशरी से है। फिर हम ये पॉलिटी 2 पेपर जो स्टेट लेजिस्लेचर से है उससे है। जीनोम रिवोल्यूशन की बात हो रही है, जीनोम सीक्वेंसिंग की बात कर रही है, किया जा रहा है आजकल, और उसका जो यूज है कैंसर केयर में, उसके बारे में आज एक काफी एनालिसिस है। हम बेसिक्स के हिसाब से कुछ जो हमारे नीट का है, जो यूपीएससी का रेलेवेंस का है, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। और ये है जीएस पेपर 3 में आएगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। फिर हम एसिड रैन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी ने कई बार क्वेश्चन पूछा है। मैं आपको ये क्वेश्चन यूपीएससी का दूंगा भी, आपके जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है प्लीज़ इसको सॉल्व कीजिएगा। अभी मैं शो नहीं करूंगा, पहले आप समझिए, फिर इसको आप जब प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया जाए तो उसमें सॉल्व क्या कीजिए, तो उससे ये पता चलेगा कि आपने रिटेन कितना किया है। डेली बेसिस पे आंसर लिखिए, सिर्फ आपका 15 मिनट से 20 मिनट स्टार्टिंग में लेगा, धीरे धीरे वो 10 मिनट पे आ जाएगा। जो आप मेंस का आंसर लिखते हैं ना, वो आपका इनकलकेट हो जाएगा अगर आपने डेली लिखना स्टार्ट कर दिया। एक समय आएगा, अभी तो आपको डर लगेगा कि 20 क्वेश्चन कैसे जाके लिखूंगा, लेकिन ये एक एक क्वेश्चन जो आपको दिया जाता है प्रैक्टिस क्वेश्चन में मेंस का, प्लीज उसको लिखिए। उसको आप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ, हम उस पर फीडबैक भी देंगे। पीयर टू पीयर का भी हम कर सकते हैं। तो प्लीज पहले तो लिखना स्टार्ट कीजिए, फर्स्ट स्टेप टू राइट, स्टार्ट राइटिंग। खुद आप इवैल्यूएट कर सकते हैं कि अच्छा इसको और अच्छे से कैसे लिखा जा सकता है। तो एसिड्स एंड वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू द जीएस पेपर 3 इन्वायरमेंट, तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जानेंगे। फिर अभी जो काफी डिबेट में है, आधार बेस्ड पेमेंट जो मनरेगा में मैंडेटरी कर दिया गया है, इसका काफी विरोध चल रहा है, क्योंकि अभी माना जा रहा है कि बहुत से जो डेटा है मिसमैच है, इसके कारण जो उनका कार्ड है वर्कर्स का वो डिलीट कर दिया गया। और एक जो मनरेगा ज्वाइन कर रहा है वो बहुत मजबूर होकर ज्वाइन करता है, उसे कहीं और जॉब नहीं मिल रहा है, उसे डे टू डे की जो जिंदगी है वो जीने के लिए होती है। तो इस पे काफी एक्टिविस्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट इसको अपना अचीवमेंट बता रही है कि हमने डिलीट कर दिया, ये प्लीफरेज हो रहा था, ये लीकेज हो रहा था। तो ये जीएस पेपर 2 जो गवर्नेंस का पार्ट है, गवर्नमेंट स्कीम, उसके अंडर में आएगा। फिर हम लोग एक काफी एनालिसिस है चाइनाज टाइज विद अफ्रीका है, तो वो जीएस पेपर 2 आईआर के पर्सपेक्टिव से पढ़ा जाएगा कि इंडिया, चाइना एंड अफ्रीका का क्या ट्रायंगल चल रहा है। तो थोड़ा सा चाइना का क्या वहाँ पे एक्टिविटी है उसको जानना जरूरी है, अदरवाइज हम कुछ ऐसा लिख दें जो ऐसा नहीं है और एग्जामिनर को अच्छा नहीं लगे। तो इसलिए हमें जरूरी है कि चाइना क्या कर रहा है उसको भी जाने, अदरवाइज हम लिख दें कि अरे चाइना का काफी विरोध हो रहा है अफ्रीका में। ऐसा नहीं है, चाइना हैज ए गुड रेपो एंड हैज द गुड क्लाउड ऑन द अफ्रीका। इस आर्टिकल को थोड़ा एनालाइज किया जाएगा। फिर व्हाट आर द आरबीआईज गाइडलाइन ऑन द स्टेट गारंटी, जैसे हम लोन लेने जाते हैं तो हमें गारंटर के लिए किसी को साइन कराना पड़ता है, वैसे जब स्टेट की कंपनीज है या लोकल बॉडीज है या ये कोऑपरेटिव्स है उनको लोन लेना होता है तो स्टेट गारंटी देता है। और जैसे स्टेट गवर्नमेंट बाहर फॉरेन में जाके लेता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट देता है ना गारंटी, वैसे ही स्टेट में ही इनके जो ऑर्गेनाइजेशन है जो इनके अंडर में है, तो ये हम
इससे क्या हो रहा है, स्टेट का फिजिकल डेफिसिट काफी बढ़ जा रहा है और आरबीआई इससे को लग रहा है कि इससे जो है इकोनॉमिक का जो हमारी इकोनॉमी पे है क्राइसिस कंडीशन डेवलप हो जाएगा अगर इसको कर्व नहीं किया गया, तो इसीलिए गाइडलाइन है। तो ये जीएस पेपर 3 और इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से हम लोग लास्ट में एनालिसिस करेंगे। अगर बीच बीच में हम कुछ न्यूज जो दिखेगा उसको भी इंफॉर्मेशन लेते चलेंगे। सो स्टार्ट करते हैं द फर्स्ट न्यूज विद रिस्पेक्ट टू द डेवलपमेंट इनटू द बिहार। तो बिहार में क्या है, बिहार में चीफ मिनिस्टर जो नीतीश कुमार थे 9वीं बार चीफ मिनिस्टर बने, सिर्फ 15 बार में, वैसे 5 साल का होता है लेकिन बीच बीच में शिफ्ट कर रहे हैं इतनी बार कि अभी आरजेडी के साथ थे, अब ये आ गए हैं बीजेपी के साथ, जिसको अभी तक जिसके विरोध में ये खड़े थे, इंडिया अलायंस बनवाया था इन्होंने ही, अब ये बीजेपी के ही साथ आ गए। तो एक इस इन्फॉर्मेशन, ये तो पॉलिटिकल है, जो अच्छा इन्फॉर्मेशन आपको जानना है कि बिहार लेजिस्लेचर है वो बाई कैमरल है। बाई कैमरल का मतलब अपर हाउस और लोअर हाउस दोनों है, जैसे कि विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पे लोकसभा राज्यसभा होता है, तो राज्यसभा की जगह पे यहाँ पे वहाँ पे काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं, यहाँ लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली ये होता है। टोटल सीट्स जो है वो 243 है और मेजॉरिटी के लिए 122 का नंबर चाहिए होता है बिहार में, और लेजिस्लेटिव काउंसिल में 75 है। और यहाँ पे नॉमिनेशन है, लेजिस्लेटिव असेंबली में केवल डायरेक्ट इलेक्शन से ही जा सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अभी एक नॉमिनेशन का था इसमें भी एंग्लो इंडियन का, वो हमने रिपील कर दिया, अभी रिसेंटली हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया है, ठीक है। यहाँ पे गवर्नर का पावर क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू द लेजिस्लेचर, गवर्नर, लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली तीनों मिलके जो हमारा बिहार लेजिस्लेचर सिस्टम बनाते हैं। तो गवर्नमेंट का काम है सम्मन करना, प्रोरोग करना एंड डिजॉल्व करना, जब मेजोरिटी नहीं हो या टर्म एंड हो गया हो। लेकिन साइन डाई नॉन जो है वो स्पीकर के हाथ में होता है, तो याद रखिएगा ये साइन डाई नॉन जो एक अनलिमिटेड बिना टाइम के लिए सस्पेंड किया जाता है असेंबली को, वो जो स्पीकर होता है उसके हाथ में होता है, ठीक है। तो अभी 78 सीट बीजेपी के पास है, 45 सीट जेडीयू के पास है, इन दोनों का मिला के 118 हो गया। फिर बच्चे जो कितना हो गया इन दोनों का मिला के 8 5 13 83 + 4, हाँ 123 तो इन्हीं को मिला के हो गया, तो बाहरी कोई चाहिए ही नहीं। एचएम अलग से है, 4 सीट इनके पास है, एक इंडिपेंडेंट का है, तो टोटल इनके पास 128 के आसपास सीट है, हाँ ठीक है। और 8 5 13 तो 83 + 4 20 + 20, यस 23 + 5 128, थोड़ा सा इसमें C-SAT लगाइएगा, तो 128 आ रहा है। तो खेला क्या था, खेला भी वो कह रहे थे तेजस्वी यादव की अभी खेला बाकी है। उनका मानना था कि आरजेडी के भी पास 80 सीट है, 79 सीट्स हैं और 90 सीट कांग्रेस के पास है, तो 19 + 80 90 79 + 19 + नियर अबाउट 12 सीट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है उसके पास थी, वो भी सब सपोर्ट में है गठबंधन में, और दो दो पार्टी और इनके सपोर्टिंग मेंबर के पास थे। तो इन्होंने टोटल ऐड करके ये काउंट कर लिया था कि इनके पास हो रहा था टोटल नंबर ऑफ सीट्स अराउंड 114, और उनको आशा था, होप था कि जो एचएम की 4 सीट है वो भी इन्हें मिल जाएगी। तो 118 हो गया, एक इंडिपेंडेंट, 119, सिर्फ 3 चाहिए था, इनको लग रहा था जेडीयू या बीजेपी के 2-3 इनके पास आ जाएंगे, तो इसीलिए ये भी क्लेम कर रहे थे जो आरजेडी का। तो ये था कि अभी खेला बाकी है, देखते हैं अभी क्या डेवलपमेंट होता है। अभी तो चीफ मिनिस्टर बना दिए गए हैं नीतीश कुमार, आगे देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज जो हम लोग लेंगे वो नेपाल और चाइना के रिलेशन को लेके है। वहाँ के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने बोला है कि जो नेपाल चाइना के बीच साइंड हुआ है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, वो काफ़ी जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है। तो एक तरीके से नेपाल का जो इंक्लाइनेशन टूवर्ड चाइना है वो यहाँ से शो कर रहा है। तो ये आप एक पॉइंट ऐड कर दीजिएगा, रिसेंट स्टेटमेंट कभी भी ये आपको शो करना हो कि क्या अभी कंडीशन चल रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ जीएस पेपर 3 से एसोसिएटेड है। इसमें
काफी इंटरेस्टिंग है। पहला ये है कि एक टाइगर को बचाया गया, तो ये टाइगर बचाना ये तो चलता रहता है, यूपीएससी ये नहीं पूछेगा, लेकिन ये कहाँ से बचाया गया? नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व। और ये काफी, ये इंडिया का सबसे बड़ा है, नहीं बड़ा है, यस, कहाँ पे? लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व यहाँ, ठीक है। एक चीज और आपको याद रखना है कि इसके बीच से कृष्णा रिवर जो है वो कट करती है, तो ये थोड़ा सा फैक्चुअल हो गया, इसको थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा कि सबसे बड़ा है। और इसका एक बार लोकेशन देख लेते हैं, एक बार जस्ट मैं आपको मैप में लोकेट करा देता हूँ ताकि आपके दिमाग में रहे। श्री साइलम टाइगर रिजर्व ये है, और ये काफी तेलंगाना के बॉर्डर पे है, ठीक है। ये जो है कृष्णा रिवर जा रही है, और यहाँ पे ये है नागार्जुन सागर डैम, जो डिस्प्यूट में भी रहता है तेलंगाना और आंध्रा के बीच में। तो प्लीज ये दिमाग में रखिएगा कि नागार्जुन सागर यहाँ पे है, तेलंगाना और एपी के बॉर्डर में, वो आंध्र प्रदेश में का पार्ट है मेनली, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज जो आपको याद रखना है, ये काफी इंटरेस्टिंग है। लॉफिंग गर्ल्स, ये का आवाज होता है, वो इंसान जैसे हंसता है वैसे आता है, ये इसीलिए ये यूनिक है इनका लॉफ्टर लाइक कॉल्स, ठीक है। तो ये लोग काफी, ये इंडिया के नहीं है, वो अमेरिका में है, लेकिन ये माइग्रेट करके इंडिया में आते हैं। इनको चित्तारी स्टोरी में देखा गया है। तो इंडिया की जो डाइवर्सिटी है, नंबर ऑफ द बर्ड्स स्पीसीज जो पाए जाते हैं, उसमें एक इजाफा है। तो दिस इज गुड। नाउ द टोटल नंबर ऑफ द बर्ड्स स्पीसीज इन इंडिया 1367 हो गया, तो गुड डाइवर्सिटी। थोड़ा सा एक बार इसको लोकेट भी कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा आपको और क्लियरिटी रहे कि कहाँ पे है। नागार्जुन सागर डैम, ये आप एक बार देख लीजिए, यहाँ पे नल्लामाला फॉरेस्ट, जो हम नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व कह रहे थे, वो यहीं पे है। फिर ये जो है नागार्जुन सागर डैम है, ये एकदम बॉर्डर, ये देख रहे हैं बॉर्डर, ये कृष्णा रिवर है, यहाँ जा रही है, ठीक है। और यहाँ पे ये गिरेगा, ठीक है, कृष्णा रिवर, यस। ये गोदावरी का है, ये कृष्णा का है, ठीक है ना, ये थोड़ा दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट, या हमने ये बोला था कि चित्तारी स्टोरीज यहाँ पे बर्ड हॉट हॉट स्पॉट है, तो यहीं पे इसको ऑब्जर्व किया गया है, जो लाफिंग गर्ल। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज जो यूपीएससी के लिए रेलिवेंट है, ये नहीं है, ये जस्ट एक ऑब्जर्वेशन है। इसको याद रखिएगा कि यूजीसी के जो अभी गाइडलाइन आया था, उन्होंने बोला था जो एससी एसटी और ये जो ओबीसी की वैकेंसीज है टीचर्स फैकल्टी को लेके यूनिवर्सिटी में, उसको इन्होंने कहा था कि इसको हटा के जनरल पोस्ट से कर दे। तो एक्टिविस्ट और जो एकेडमिया, उन्होंने हो हल्ला किया, तो कहा नहीं नहीं नहीं, हम वैसे ही रखेंगे, क्योंकि ये डाइल्यूशन है कहीं ना कहीं। एससी एसटी के लिए जो अफर्मेटिव एक्शन है, ऑलरेडी देयर नंबर्स इन द higher employment at the higher stage, that is already very minuscule, and if you will start diluting that, so how you will fight this inequality in the society? तो बाद में इन्होंने जब अभी चुनाव का भी माहौल है, तो कहा कि नहीं नहीं, ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं है, ये सिर्फ हमने बोला है, इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज विद रिस्पेक्ट टू दिस फॉरेस्ट राइट एक्ट, यहाँ पे ये आर्टिकल बोलता है कि अगर इसका जो इन्फ्लुएंस है पोल पे वो काफ़ी रहता है, ये बोल रहे हैं कि इम्प्लीमेंटेशन कैसा होता है ये बहुत मायने रखता है। तो इन्होंने कुछ पहली बात हमको ये जानना है कि ये फॉरेस्ट राइट एक्ट है, इसका पूरा नाम है शेड्यूल्ड ट्राइब अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलप रिकॉग्निशन ऑफ द फॉरेस्ट एक्ट। और ये राइट देता है कि जो अगर 3 जनरेशन से ऑलरेडी फॉरेस्ट एरिया में है, तो उनका माइनर प्रोड्यूस जो है वहाँ पे, जंगल के जैसे तेंदुआ का लीव हुआ या फ्रूट्स हुआ या एग्रीकल्चर करने का जो राइट्स है, वो इनको अपने आप ही मिल जाता है। फॉरेस्ट राइट ने एक और इनको राइट दिया, वो विद रिस्पेक्ट टू कि डिसाइड ऑन हाउ देयर फॉरेस्ट लैंड कैन बी ट्रांसफर टू द नॉन फॉरेस्ट एरिया। तो ग्राम सभा के पास फाइनल अथॉरिटी होती है, ठीक है। तो ग्राम सभा के पास एक और अथॉरिटी होती है कि एक्ट ले डाउन अंडर द विच द ट्राइबल हैबिटेंट कैन बी क्लेम टाइटल ऑफ द देयर लैंड, ठीक है। तो ग्राम सभा को काफी कुछ पावर दिया गया है इसमें कि माइनर जो प्रोड्यूस है वो कैसे यूज करेंगे। लेकिन इशू ये आ रहा है कि इसमें जो इम्प्लीमेंटेशन है वो काफी वीक है। इसमें इन्होंने दिया है कि नियर अबाउट 30 हेक्टेयर फॉरेस्ट लैंड है जहाँ पे
ये बोल के कि ये जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है या फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है उसको वायलेट करेगा, उसको बोल के इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। तो वो जो क्रिएट कर रहा है दो एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ये याद रखिएगा 1986, एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट यहाँ पे है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1982 का है और ये 1986 का है। इसको लेके के इसको इम्प्लीमेंट नहीं करें, क्योंकि थोड़ा सा है ना कि आप फॉरेस्ट को सेव कर रहे हैं, फिर आप कहते हैं कि फॉरेस्ट और डेवलप्स जाएंगे तो उनसे थ्रेट है। तो यहाँ पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाउ वी शुड रिजॉल्व दिस इशू और कैसे इम्प्लीमेंट करें, तो इस पे आपको थोड़ा सा ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जुडिशरी को लेके है, जीएस पेपर 2। यहाँ पे हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उन्होंने बोला है कि कुछ प्रिंसिपल जो है वो बेसिक्स है और उसको फॉलो करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि जुडिशरी का इंडिपेंडेंस बना रहे। खुद जुडिशरी का इंडिपेंडेंस पॉलिटिकल जो ये इम्पैक्ट है या जो क्लाउड है उससे बचाना है। दूसरी बात इन्होंने कहा है कि जो इंटरप्रिटेशन खुद जज लोगों का होता है वो रिजिड नहीं होना चाहिए, वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए एज पर द डिमांड ऑफ द टाइम, डिमांड ऑफ द कंडीशन सिचुएशन के हिसाब से होना चाहिए। लेकिन यस, जो फाउंडिंग फादर्स का है उसके पर्सपेक्टिव से ही होना चाहिए, लेकिन जरूरतें बदलती हैं तो थोड़ी सी थॉट्स लेवल भी बदल के होना चाहिए। जैसे कि अभी हम ट्रांसजेंडर को राइट्स दे रहे हैं या वुमेन्स का पार्टिसिपेशन देख रहे हैं या न्यू न्यू टेक्नोलॉजी का हो रहा है, तो अगर रिजिड हुआ कॉन्स्टिट्यूशन तो वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉन्स्टिट्यूशन को सोचा गया था वो नहीं रह पाएगा। और तीसरी बात इन्होंने बोला है कि जो जजेस का जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस होता है वो बहुत मायने करता है लेजिटिमेसी बनाने के लिए, और वो ऐसा होना चाहिए कि वो फ्री फ्रॉम द सोशल एंड पॉलिटिकल प्रेशर। सोशल प्रेशर क्या, पॉलिटिकल तो ठीक है कि मिनिस्टर का, प्राइम मिनिस्टर का, चीफ मिनिस्टर का और लीडर लोगों का जो प्रेशर होता है वो हो गया, लेकिन सोशल क्या होगा, सोसाइटी का। जैसे हम किसी कास्ट में है तो कुछ ही और कास्ट के प्रति हमारा एक व्यू बन जाता है, या किसी और जेंडर के, जैसे गे के राइट्स के बारे में या लेस्बियन के राइट्स के बारे में, ट्रांसजेंडर के राइट्स के बारे में, या अगर आप अपर कास्ट हैं तो लोअर कास्ट हैं तो अपर कास्ट, ऐसे कुछ व्यू होते हैं जो आपके जजमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। आपने देखा कि अच्छा ये इस कम्युनिटी का है, आपका बायस पहले से आपने जजमेंट में थोड़ा सा निगेटिव में चले गए, तो ये सबसे फ्री होना चाहिए एक जज जब वो अपना जजमेंट लिख रहा है। इन्होंने बोला है तभी लेजिटिमेसी बना पाएंगे, तभी इंडिपेंडेंस आप जुडिशरी को रख पाएंगे। ये कहाँ पे बोल रहे थे, ये कोमोमोरेट द फर्स्ट सिटिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो 28 जनवरी 1950 को हुआ था। फर्स्ट जस्टिस ऑफ इंडिया हरिलाल जे कनिया ये थे, तो ये याद रखिए। इन्होंने बोला है कि जो कभी भी आपको इंट्रोडक्शन लिखना हो जुडिशरी से लेके, तो फ्रीडम ऑफ जो मेन जुडिशरी का काम है, जुडिशरी डिपेंड ऑन द फ्रीडम ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल जज टू फंक्शन इन द ऑफिस विदाउट पुल ऑफ पॉलिटिकल प्रेशर, सोशल कंपल्सन एंड इनहेरेंट बायस। तो काफी अच्छा लाइन है, कभी भी आप उठा के कभी भी इंट्रोडक्शन या कंक्लूजन में आप जो का त्यों यूज कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने कहा कि जो पोली वोकैलिटी है, कि जहाँ पे कन्वर्जन है डिफरेंट एरिया से, डिफरेंट थॉट का सुप्रीम कोर्ट में, ये इसका स्ट्रेंथ है। एंड इट्स ब्रिंग द रिस्पेक्ट फॉर द इंक्लूजन रिजल्टिंग इनटू द सिंथेसिस ऑफ आइडिया। जब बहुत तरीके के आइडिया आते हैं तभी तो सिंथेसिस हो के सबसे बेहतरीन फाइनल हम लोग प्रोडक्ट देते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने ये बात किया है। फिर इन्होंने कहा है कि प्रॉब्लम ऑफ पेंडेंसी जो इश्यूज है, उन्होंने ये बात किया है कि प्रॉब्लम ऑफ पेंडेंसी जो है वो इशू है और इसके लिए रेडिकल चेंज चाहिए डिसीजन मेकिंग में, तब जाके जो इतने लंबे पेंडिंग केसेज हैं तो इन सबों के लिए आपको हर एरिया में वर्क करना पड़ेगा। इन्होंने बोला है कि सुप्रीम कोर्ट का जो वर्क है वो फाइनल आर्बिट्रर है, आर्बिटर, and review whether the exercise of power by the state was legitimate and according to the rule of law, means according to the constitution. तो functions of judiciary ये
मोदी जी ने भी बोला है कि मैं भी कुछ बोलूं, तो उन्होंने कहा ईज ऑफ जस्टिस चाहिए। ईज ऑफ, जैसे हम लोग बिजनेस दे रहे हैं, हमने लॉ कम कर दिया, आप लोग भी ईज ऑफ जस्टिस दीजिए। जो आप लोग लॉ लिख रहे हैं वो सिंपल लैंग्वेज में लिखिए, ताकि आम जनता को समझ में आए। आप लोग काफ़ी कठिन कठिन इंग्लिश में लिखते हैं। तो मोदी जी ने मना किया है, आप लोग भी अपने आंसर में इसको यूज कीजिएगा, काफ़ी अच्छे पॉइंट हैं। फिर चीफ जस्टिस ने बोला है कि जो हाइब्रिड हियरिंग है, हाइब्रिड हियरिंग का मतलब ऑनलाइन मोड और फिजिकल मोड। आपको कटघरे में जाना होगा, फिर ऑनलाइन में ही आपको जेल में एक लैपटॉप के सामने, कंप्यूटर के सामने जज साहब वहां से सुनवाई देख लेंगे। तो इससे जो होता है स्पीड बढ़ जाता है, जो टाइम कंज्यूम होता था वो कम हो गया है, और थोड़ा सा कन्वीनियंट भी हो गया है। सो इम्पोर्टेंस ऑफ यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर द ईज ऑफ जस्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि यस, हम लोग कर रहे हैं। हमने सुप्रीम कोर्ट का जो रिपोर्ट है वो हमने डिजिटल मोड में कर दिया। तो आपको अगर कोई भी केस के बारे में जानना है तो आप डिजिटल सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट पे जाइएगा, आपको मिलेगा, उस पर टाइप कीजिएगा, आपको पूरा जजमेंट आ जाएगा। ठीक है, लाइव प्रोसीडिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये इंपॉर्टेंट आजकल हो गया। इन्होंने कहा है कि कुछ चीजें हैं जो हमें कम करनी होगी, जो सुप्रीम कोर्ट के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि पेंडिंग केसेज है, और जज लोग जो है वो लंबे लंबे वैकेशन पे जाते हैं, छुट्टियां लेके, कभी विंटर वैकेशन, कभी कभी समर वेकेशन। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि लॉन्ग वेकेशंस है ना, वो इशू है, और थोड़ा अल्टरनेटिव फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द टाइम लॉयर और जज के बीच में जो सुनवाई होती है उसके लिए दे देना चाहिए। और जो एडजॉर्नमेंट कल्चर है कि नहीं आज नहीं केस कल सुनेंगे, लॉयर आ गया, एक लॉयर के पास उनका तैयार नहीं है अपना मुद्दा बोलने के लिए, तो वो लोग ये एडजॉर्नमेंट ले लेते हैं। तो इससे क्या होता है, जो केस होता है वो काफी लंबे लंबे टाइम के लिए पेंडिंग में रह जाता है। यहाँ पे दिया है एक न्यूज, नॉर्थ ईस्ट टू द गेट इज फर्स्ट नेचुरोपैथी हॉस्पिटल, और ये आसाम में बनने वाला है। तो नॉर्थ ईस्ट का क्या डेवलपमेंट कर रही है, एक पॉइंट आपके लिए है यहाँ की, कि जो यूनियन आयुष मिनिस्ट्री सर्व मिनिस्ट्री है वो डेवलप करवा रही है सेंट्रल रिसोर्च इंस्टीट्यूट ऑफ योगा एंड नेचुरोथेरेपी क्रीन इन द दिहिंग खामती घाट, ये असम के डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। दिहिंग याद रखिएगा, दिहिंग जो ब्रह्मपुत्रा है उसकी एक ट्रिब्यूटरीज है, लेफ्ट साइड से आके मिलती है। लेफ्ट, यस, लेफ्ट ही तो हुआ इधर से। एक बार शो करता हूँ आपको, यहाँ पे ये इस साइड से आके मिल रही है। ठीक है, तो यस दिस इज द लेफ्ट। अगर नदी का मुंह ये है, लेफ्ट हैंड साइड से आ रही है, ये लेफ्ट ही तो हुआ, और ये राइट हुआ। राइट से कौन कौन आ रहा है, ये मानस आ रहा है, यहाँ पे ये तीस्ता आ रहा है। तो थोड़ा सा एक बार मैप में आप देखिएगा, ये सारे रिवर्स कौन किधर से आ रहे हैं, थोड़ा दिमाग में रहता है तो यूपीएससी कभी मैच कराएगा तो आपके पास रहेगा। तो एक पॉइंट आप लिखिएगा जब भी नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट के बारे में आप लिख रहे हैं। एक पॉइंट यहाँ से छोटा सा दिया हुआ है कि जर्मनी सिक्स इंटर गवर्नमेंटल डील फॉर द सबमरीन विद इंडिया। तो इंडिया का सबमरीन के एरिया में जो हमारा प्लान चल रहा है वो P75I प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम चल रहा है। अब हम खरीदना चाहते हैं, अब कई डीलर तो आ ही जाएंगे जो उनको पैसा मिलेगा सबमरीन का काफी लंबा, तो इसलिए ये चाहते हैं कि हमारे पास से खरीदे, फ्रांस चाहता है हमारे पास से खरीदे, यूके हमारे पास से, यूएस हमारे पास से, रसा हमारे पास से। तो इस पे डील चल रही है, इंडिया भी पैसे को लेकर निगोशिएट कर रहा है। एक चीज ये है कि जल्दी कोई सबमरीन, ये सब काफी वॉर में क्रूशियल फैक्टर होते हैं, सबमरीन, फाइटर जेट, तो कोई बेचता भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं प्रगाढ़ जो संबंध होते हैं, जो काफी क्लोज रिलेशन होती है, तभी ये सब सबमरीन बेचते हैं। तो इसीलिए ये भी तो शो करता है कि स्ट्रेटेजिक जो पार्टनरशिप है उसके अंडर में हम कर रहे हैं। तो इंडिया और जर्मनी के बीच में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काफी क्लोज आ रहा है। जो सबमरीन सिस्टम है वो किसका पार्ट है, थीसेन क्रम्प मैरीन सिस्टम, ठीक है ना। तो ये आप याद रखेंगे, मेनली आप याद रखेंगे ये जो प्रोजेक्ट है P75I है, दैट्स इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, इनसैट 3D को हम लोग प्रोजेक्ट करने चाह रहे हैं, मे बी इन द फरवरी। तो इसका यूज क्या है, सैटेलाइट ये मेट्रोलॉजिकल डेटा प्रोवाइड करेगा। मेट्रोलॉजिकल डेटा का क्या यूज होगा, डिजास्टर मैनेजमेंट, रिस्क ऑपरेशन। तो यहाँ पे इट विल प्रोवाइड इनटू द डिस्ट्रेस सिग्नल अलर्ट डिटेक्शन, कि कहीं कोई मछुआरा अगर
समंदर में है, उसको डिस्ट्रेस हुआ तो सिग्नल है वो और इफिशिएंट मैनर में आएगा विदाउट किसी ब्रेक के, फिर इसको ऑपरेशन प्रोवाइड करा जाएगा। Satellite enhance the meteorological observation and monitoring of the land ocean surface for the weather forecasting and the disaster warning। ये है मेन इसका यूज, इसको प्लीज याद रखिएगा। इस पे जो पेलोड्स है जैसे कि उस पे है चैनल साउंडर मेट्रोलॉजिकल पेलोड, कम्युनिकेशन पेलोड, ए डाटा रिले ट्रांसपॉन्डर डीआरटी। डीआरटी क्या करेगा? डीआरटी रिसीव द मेट्रोलॉजिकल एंड ओशियोनोग्राफिक डेटा फ्रॉम द ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन जो जमीन पे होंगे, वहां से वो डेटा करेगा और वो उसको ऑगमेंट फॉर्म में करके फिर उसको फॉरकास्ट करेगा। एक जगह से सिग्नल पाया जो आदमी डिस्ट्रेस में, फिर जो रिस्क ऑपरेशन देने के लिए जाएगा उसको जाके और उसके पास करेगा, तो कहीं ना कहीं ये रिस्क ऑपरेशन को थोड़ा सा ज्यादा इफेक्टिव बना देगा। सो दिस इज ऑल अबाउट, ऑलरेडी हमारे पास जो इनसैट कैटेगरी में जो सैटेलाइट जो ऑब्जर्वेशन में इनसैट 3D है, 3DR ऑलरेडी है इस सिस्टम में, इसको इनसैट सिस्टम बोलते हैं जो ये ऑब्जर्वेशन करता है। तो ये आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन यू शुड नो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है वो रिस्पेक्ट टू द जो जीनोम सीक्वेंसिंग है और उसका यूज जो कैंसर केयर में है। तो इसको आपको इसमें कुछ लाइंस कुछ पॉइंट्स हैं जो जानने हैं। पहला पॉइंट्स ये है कि जो ये जीनोम सीक्वेंसिंग है उससे जो मेडिकेशन थेरेपी है जो कैंसर के लिए, जो अभी तक काफ़ी फर्टल माना जाता है, इंडिया में भी डेथ केस काफ़ी ज़्यादा है, तो उसको प्रिसाइज करने में ये जीन सीक्वेंसिंग काम आएगा। ठीक है, और ऐसे जो जीन थेरेपीज हैं इनको क्या कहते हैं? प्रिसीजन ऑन्कोलॉजी थेरेपीज। यूके इसमें एक प्रोजेक्ट चला रहा है, उनका 1 लाख जीनोम प्रोग्राम है। इसमें वो 1 लाख लोगों का जो जीनोम सीक्वेंसिंग कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं कि कैसे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, क्या चेंज होता है कैंसर सेल के चेंज होने में, कैसे प्रिसाइजली उसी सेल को इम्पैक्ट हम क्योर कर सकते हैं। और जो कैंसर सेल का एक होता है कि वो अनकंट्रोल्ड, इट इज द कॉज बाय द चेंज इन द जीन दैट कॉज some cells to divide in an uncontrolled way. So this is the main reason for cancer to develop, uncontrolled division of the cell. This is the main reason। और जो हेरिडेटरी टेंडेंसी कैंसर का है वो ब्रेस्ट कैंसर एंड ओवेरियन कैंसर में बहुत ज़्यादा है और विमेन से रिलेटेड है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, एसिड रैन। तो एसिड रैन क्या होता है? एसिड टपकता है, एसिड नहीं टपकता है, रेन के साथ ही जो रेन ड्रॉप होते हैं उसमें कुछ जो पार्टिकल्स हैं, गैसियस पार्टिकल जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इनका जो मिक्सचर होता है दैट बिकम्स द मोर कॉन्सेंट्रेटेड एंड डोमिनेंट। और ये आर्टिफिशियल वे में होता है क्योंकि इसका यूज इसका एमिशन फॉसिल फ्यूल के का जो ट्रांसपोर्टेशन में यूज होता है या पावर जनरेशन में यूज होता है उसके कारण होता है। तो अगर क्वेश्चन आया कि क्या केवल ये आर्टिफिशियल है, नेचुरल भी प्रोड्यूस होता है एसिड के जो एलिमेंट्स हैं, तो यस होते हैं। जैसे कि वॉल्केनो जब इरप्ट होता है और जब लाइटनिंग पास थ्रू द एटमॉस्फेयर तब भी इसका होता है। ठीक है, लेकिन जो अभी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है मैनीफोल्ड, नेचुरल का तो है बैलेंस होता है, नेचर बैलेंस करता है, एक जगह से एमिट होता है तो कहीं ना कहीं उसका ऑब्जर्वेशन होता है, यूज होता है। लेकिन जो हम जो ट्रांसपोर्टेशन है, फॉसिल फ्यूल का यूज है और जो पावर जनरेशन, उसके कारण मैनीफोल्ड हो गया है और इसके कारण ये अब काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में रेन ड्रॉप के साथ आ रहे हैं। फिर हमारे जो पॉन्ड्स हैं, रिवर्स हैं, जो हमारे घर हैं, जो हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं, उनके कलर को चेंज कर रहे हैं, उनको कोरोड कर रहे हैं। कोरोसिव प्रॉपर्टी है, यहाँ पे देखिए कोरोसिव प्रॉपर्टी है इनका। कैसे बनेगा ये? SO2NOx जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है या ये सल्फर डाइऑक्साइड है वो तो रिलीज हो गया पहले एयर में, फिर ये ऊपर जाके जहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट होते हैं वहाँ पे और ऑक्सीजन के साथ मिलकर ये सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं और नाइट्रिक एसिड, यही होता है एसिड, यही कोरोड करता है।
ओके। अब ये जब आके बारिश होएगी तो नीचे जमीन पे आएंगे, जमीन पे कभी हमारे घरों पे, जो हमारे मॉन्यूमेंट्स है जैसे कि ताजमहल, अभी अयोध्या टेम्पल बना है वो, या कोई और आप मॉन्यूमेंट्स कह दें कि जैसे कि हुमायूं टुम्ब हो गया, या अक्षरधाम हो गया, या कोई और चीज हो गया, तो वहां पे ये क्या करेगा, कोरोड करेगा उनके कलर को, उनकी दीवारों को वीक कर देता है, और धीरे धीरे उनका वो क्या होते हैं, वीदर करने लगते हैं। ठीक है। और इन्हीं के कारण एसिड रेन, एसिड स्नो, एसिड फॉग ये सब बनता है जब ये वाटर पार्टिकल में करके इन्वायरमेंट में रहते हैं। ओके। सो इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि एक तो कोल का जो जिसमें सल्फर का अमाउंट ज़्यादा है उसको कम करे, कंटेंट कम करे, और दूसरा है कि फ्यूल गैस डीसल्फ्यूराइजेशन, ये मेथड होता है इसको कम करने का, तो इस ऐसे हम कर सकते हैं। तो याद रखिएगा ये फ्यूल गैस डीसल्फ्यूराइजेशन, दिस इज द मेथड वी कैन यूज फॉर द रिडक्शन ऑफ दिस एसिड गैस। तो इसका आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल जो हम लोग लेंगे विद रिस्पेक्ट टू द इंडिया फ्रांस रिलेशन है, ऑलरेडी इस पे हम लोगों ने काफ़ी देखा है कि नंबर ऑफ एग्रीमेंट्स हुए हैं, और 2023 में ही हमारे 25 साल हुए थे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो 1998 में किया था। तो ऑलरेडी वहाँ पे काफ़ी 2023 में ही काफ़ी कुछ हमने एग्रीमेंट किए हुए हैं, उसी पे फर्दर डेवलपमेंट है। हॉरिजिन 2047 रिलेशनशिप रोड मैप चल रहा है, तो इंडिया और फ्रांस के बीच में ये चल रहा है, ये याद रखिएगा। जैसे मोदी जी और 2047 तक का प्लान लेके चल रहे हैं डेवलप बनाने के लिए। ज्वाइंट प्रोडक्शन ऑफ द मिलिट्री हार्डवेयर, कटिंग एज टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, न्यू परचेज डील, ये सब इसके अंडर में है। और जो ट्रांसफर होगा, जो हम लोग खरीदने वाले हैं, परचेज करने वाले, एयरक्राफ्ट, इंजन, सबमरीन्स। सबमरीन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हमने जर्मनी के केस में देखा P75 था वहां पे। डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप क्या है, इसमें हम ये कर रहे हैं कि को डिजाइन, को डेवलपमेंट, फिर ये भी है कि बाहर के कंट्री को भी हम, जिनको नीड है इनको, उसको भी बेच सकें, जो फ्रेंडली कंट्री है। डिफेंस जो डिफेंस इक्विपमेंट्स होते हैं वो हम किसी को नहीं बेच सकते, फ्रेंडली कंट्री को ही हम बेचते हैं। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग डॉक्यूमेंट्स जो है एग्रीकल्चर पे है कि प्रिसीजन एग्रीकल्चर करने के लिए टेक्नोलॉजी हमें फ्रांस देगा। फिर डिजिटल हेल्थ में हम चाहते हैं टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन डिफरेंट एरिया में चाहते हैं। वन थिंग दैट इज यूनिक इज दैट कि B2B, बिजनेस टू बिजनेस डील जो हुआ है, टाटा जो इंडियन प्राइवेट कंपनी है और वहाँ का जो सैफरन कंपनी है उनके बीच में, और ये लोग क्या बनाएंगे, सिविलियन हेलीकॉप्टर्स। डिफेंस हार्डवेयर डील्स भी निगोशिएटेड, जो अभी निगोशिएशन में चल रहा है। जैतापुर में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो अभी तक एक्टिवेट हम लोग नहीं किए। जैतापुर महाराष्ट्र में ये सबसे लार्जेस्ट कैपेसिटी का है, 9,900 मेगावाट का है ये। ठीक है। तो लास्ट में हम कंक्लूजन में क्या दिया, ए पार्टनरशिप बिल्ट ऑन द म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर द स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, कभी भी लिखेगा तो कंक्लूड आप इस लाइन के साथ कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट, यहाँ पे ये आर्टिकल जो मेजर इवेंट्स वर्ल्ड में चल रहा है, जैसे कि यूक्रेन एंड रसिया, नाटो, इनके बीच में जो चल रहा है, ऑलरेडी हमने इसको बहुत कवर किया है, आज कोई जरूरत नहीं है कवर करने की। फिर हमास और ईरान, हमास, ईरान, इजराइल में जो चल रहा है वो पेरीज फायर अक्रॉस द रीजन। पेरीज इज द ग्रास लैंड ऑफ द नॉर्दर्न एशिया, जो ये रशियन एंड सेंट्रल एशिया में जो घास, जो लंबे लंबे ग्रास होते हैं, उनके एरिया को पेरीज कहते हैं। स्टिपीज होते हैं साउथ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में। कैंप ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट, यहाँ पे इन्होंने बात किया कि इंडिया कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या है, कि यस पहले तो चाइना का ही इन्होंने बोला है कि जो साउथ चाइना सी में है वहाँ पे हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा डेवलपमेंट हो रहा है, चेंज डायनामिज्म एज द चाइना का जो इलेक्शन रिजल्ट आया, वहाँ का जो प्रेसिडेंट विन हो गया है, उन्होंने बोला है कि एंटी चाइना स्टैंड वो मेंटेन रखेंगे। फिर हमने देखा है कि ऐसे कंडीशन में फिलीपींस का भी जो टसल चलता है साउथ चाइना सी में टू क्लेम सम ऑफ द आइलैंड, वो इंक्रीज होगा। ऐसे कंडीशन में यूएस का जो क्लेम है कि इस एरिया में मेरा डोमिनेंस है,
वो भी बढ़ेगा, फिर चाइना इसको रिएक्ट करेगा, तो वहां पे हो सकता है कि हाइटेंड टेंशन इन द रीजन के चांस है 2024 में। ठीक है, इन्होंने ऐसा बोला है, चांस है। इंडिया को इन्होंने सजेस्ट किया है कि जैसे कि चाइना का वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी होता है, वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी एक कॉन्सेप्ट है, इसमें ये होता है कि अगर चाइना को कोई बोलता है कि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग, कि किसी चीज के लिए आप रिस्पॉन्सिबल है, वो उसको डिनाई करता है, भले उसी का वो मिस्टेक को एक्सेप्ट नहीं करता है। वो ये दिखाता है कि चाइना को लोग, चाइना जो ग्रो कर रहा है, लोगों को देखा नहीं जा रहा है, यूएस वेस्टर्न कंट्री सब इसके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, ऐसा ये फार्मूला देते हैं। तो हमने ऐसा ही केस, इंडिया का जो रिएक्शन था मालदीव को लेके, थोड़ा सा हमने ऐसा देखा, तो इन्होंने सजेस्ट किया है कि इंडिया को ऐसे, इंडिया को सूट नहीं करता है ऐसे चीजें। ठीक है, तो इंडिया शुडंट गो फॉर दिस वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी। अगला चीज इन्होंने बोला है कि इंडिया का जो रिलेशन है भूटान को, वो बहुत सेंसिटिव है। अभी चाइना का जो एफर्ट है वो करने का कि इसको अपने पक्ष में लाया जाए, तो उसके लिए इंडिया को उस पर स्पेशल फोकस देना होगा। तो ये सारी बातें कही गई हैं इसमें। फिर इन्होंने इंडिया का इंटरनल जो मैटर है कि डेमोक्रेसी का बात है, इंडिया का जो इलेक्शन होने वाला है, साथ क्लीवेज दिख रहा है कि जो अभी अपोजिशन और जो रिलीजन का यूज है। फिर इन्होंने बोला है कि जो फंक्शनल है, फंक्शन है पार्लियामेंट का, वो इससे रिफ्लेक्ट होता है कि कितना अपोजिशन के लीडर को सस्पेंस कर दिया, सस्पेंड किया। फिर क्या कंडीशन है, दैट इज नॉट इन ए गुड पिक्चर। दिस इज ऑल अबाउट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल एडिटोरियल में जो हम लोगों ने ऑलरेडी कवर किया है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो इंटरीम ऑर्डर है इजराइल के अगेंस्ट में कि आप जो ह्यूमैनिटेरियन एक्टिविटीज़ है उसको इमीडिएटली इम्प्लीमेंट कीजिए, जो आप रोक के रखे हैं वहाँ पे, ब्लॉकेट बना के रखे हैं, वो हटाइए। फिर यहाँ पे जोनोसाइड, यहाँ पे साउथ अफ्रीका को थोड़ा सा एक सक्सेस कहेंगे कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने एक्सेप्ट किया है, यस, कि थोड़ी सी जेनोसाइडल टेंडेंसी है। लेकिन यहाँ पे एक क्रिटिसिज्म है कि क्लियर कट में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने ये नहीं बोला है कि सीज फायर कीजिए, उन्होंने कहा है कि कम कीजिए, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट को पहुंचने दीजिए, पर ये क्लियर कट में नहीं बोला है कि जो आप वार है उसको तुरंत रोकिए। तो ये है। नेक्स्ट न्यूज, आधार बेस्ड जो पे सिस्टम हम मनरेगा में लगा रहे हैं उसको क्रिटिसिज्म काफ़ी आ रहा है कि बहुत से जो वर्कर्स हैं उनका अभी लिंक नहीं है आधार से, और ऐसा करने पे काफ़ी लोगों का जो लाइवलीहुड है, जो डेली वो वेज जाते हैं, वर्क करते हैं, वही पैसा मिलता है, उन्हीं से उनका घर चलता है, वो रुक जाएगा, काफ़ी इनह्यूमन है। लेकिन गवर्नमेंट कह रही है नहीं, ये सब फॉल्स थे, फेक थे, हमने बचा लिए, पैसे बचा लिए, हमने लीकेज बचा लिया। तो ये दो काउंटर आर्गुमेंट चल रहा है। एक गवर्नमेंट का खुद का डेटा है कि जो 11 जनवरी 2014 को सिर्फ 16.9 करोड़ वर्कर्स को ही इन्होंने एलिजिबल माना है एबीपीएस का, और टोटल जो इसमें वर्कर्स हैं 25-26 करोड़ है। तो कहीं ना कहीं जो 10 करोड़ वर्कर्स का स्टेक है इसमें, ऐसा इन्होंने लिखा हुआ है। फिर इन्होंने बताया कि आधार का जो पेमेंट सिस्टम है बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड है। पहले ये बोल रहे हैं कि आधार नंबर ऑफ वर्कर्स इट मस्ट बी सीडेड विद द जॉब कार्ड। पहले तो आधार कार्ड को जॉब कार्ड से आप सीड करवाइए, उसके बाद क्या करना है, ठीक है, उस इसका मतलब ये हुआ कि ऑथेंटिकेटिंग हर जॉब कार्ड डिटेल्स विद द आधार डेटाबेस। तो वहां पे काफी एरर के चांस होते हैं, कभी इसका स्पेलिंग उसके स्पेलिंग के साथ नहीं मिलता है, कभी सरनेम गायब होता है, कहीं पे मिस्टर ऐड होता है। ये बैंक वाले भी ऐड करते हैं ना, आप नाम बताते हैं अमित कुमार, उन्होंने AMIT की जगह पे AMEET लिख दिया, उनकी गलती होती है। लेकिन वर्कर्स को झेलना पड़ता है, उसे दौड़ना पड़ता है यहाँ से वहां सही कराने के लिए। सिर्फ ये नहीं है, इसके बाद क्या है, फिर यहाँ पे देयर आधार मस्ट बी लिंक टू द बैंक अकाउंट। ठीक है, एक तो कार्ड को आधार से, अब आधार को बैंक अकाउंट से लिंक करवाइए। अब यहाँ पे होता है, यहाँ पे भी स्पेलिंग मिस्टेक के चांसेस बढ़ जाते हैं। देयर बैंक ब्रांच विद सॉफ्टवेयर मैपर्स, मैपिंग भी करवाना है उनके बैंक ब्रांच का। ठीक है, तो इतने प्रोसेस में जहां पे भी फॉल्ट आ गया, किसी का ए भी इधर का इधर लिख दिया, तो दे डिनाई द मनी दे हैव वर्क, और दे डिनाई द जो वर्क है वही नहीं देते, उनका नाम ही आजकल डिलीट कर दे रहे हैं। तो वर्क नहीं, मनी नहीं, हाउ द पीपल विल सर्वाइव, दिस इज द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन चल रहा है यहाँ पे। ठीक है,
तो गवर्नमेंट तो कह रही है कि हमने रिमूव करके डुप्लीकेट जो जॉब कार्ड्स है उसको हटा दिया, रिड्यूस वेज पेमेंट डीले और हैव द लोअर पेमेंट रिजेक्शन, ऐसा गवर्नमेंट का क्लेम है, गवर्नमेंट ये क्लेम कर रही है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्रिटिसिज्म, सपोर्टिंग पॉइंट्स, अपोजिंग पॉइंट्स। एक हम देखते हैं एनालाइजिंग द चाइनाज टाइज विद द अफ्रीका। तो इंडिया अफ्रीका चाइना, इंडिया अफ्रीका चाइना का ट्रायंगल की बात है तो हमें तो पता है इंडिया क्या क्या कर रही है, लेकिन हमें ये भी पता चाहिए चाइना का क्या है। तो स्टार्ट करते हैं कि चाइना को अफ्रीका की क्यों जरूरत थी, चाइना कब से रिलेशनशिप है। पहले स्टार्टिंग में इनका आइडियोलॉजिकल था, जैसे इंडिया ने अफ्रीका के जो कंट्रीज थे उनके फ्रीडम स्ट्रगल में सपोर्ट किया था, चाइना ने भी सपोर्ट किया था, ठीक है। एंड अफ्रीकन कंट्रीज क्विड प्रो को इनके बदले में उन्होंने सपोर्ट किया था कि जो यूएन सिक्योरिटी का सीट है वो मेनलैंड चाइना को दिया जाए। और ठीक है, जो इकोनॉमिक सपोर्ट आया है चाइना की तरफ से वो 1999 से स्टार्ट हुआ। ये सब तो आइडियोलॉजिकल था कि आप हमारे फ्रीडम मूवमेंट को कीजिए, हम आपके सिक्योरिटी काउंसिल को करेंगे। 1999 से हुआ है और पहला जो इनका फोरम ऑफ द चाइना अफ्रीका कोऑपरेशन है वो डायलॉग 2000 में स्टार्ट हुआ, ठीक है। और ये एम करता है कि चाइना अफ्रीका का जो कोऑपरेशन अंडर द डिप्लोमेसी, इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड इनहेंस हो। तो अभी का हम देख रहे हैं, अभी का जो रिसेंट केस है वो है यस दिस फोरम ऑफ चाइना अफ्रीका कोऑपरेशन, यही चल रहा है। तो चाइना अफ्रीका लीडर डायलॉग हेल्ड 2023 में जोहानेसबर्ग में साउथ अफ्रीका में हुआ था। वहाँ पे सपोर्ट फॉर द अफ्रीकन इंडस्ट्रियलाइजेशन, एग्रीकल्चर मॉडर्नाइजेशन एंड कोऑपरेशन ऑन द टैलेंट डेवलपमेंट। यहाँ पे है कि किस किस एरिया में सपोर्ट आ रहा है चाइना की तरफ से अफ्रीका को। टैलेंट डेवलपमेंट मीन्स स्किलिंग, जो इंडिया भी कर रहा है, ये सब इंडिया का भी है। और इंडिया का ज़्यादा हारमोनियस है, हम ये कभी भी कंपेयर करना हो तो वी विल ब्रिंग द इंडियन कंडीशन। इंडिया का है कि वहाँ के लोगों का नीड है, ऐसा नहीं कि इंडिया को रॉ मटेरियल चाहिए, जैसे इनका भी देखिए मैक्सिमम इनका है कि एक्सट्रैक्शन ऑफ द रॉ मटेरियल जो अफ्रीका सप्लाई कर रहा है, 90% ऑफ द वर्ल्ड कोबाल्ट, प्लैटिनम एंड कोल्टम, ये सबका सोर्स अफ्रीका है, वो उसको लेके जा रहा है चाइना अपना रेयर अर्थ मटेरियल बनाने के लिए और फिनिश प्रोडक्ट लाके अफ्रीका में बेच रहा है। तो कहीं ना कहीं नियो कॉलोनियल टाइप का इनका अप्रोच है। इंडिया का ये नहीं है, इंडिया ऐसा नहीं है कि रिसोर्स एक्सट्रैक्ट करके ला रहा है, फिनिश प्रोडक्ट ला रहा है, ठीक है, ये नहीं है। इंडिया का जेन्यून कोऑपरेशन है। यहाँ पे है कि चाइना इज द अफ्रीका लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। और इसका जो ये देखिए कि इन्वेस्टमेंट जो 10 सालों में है, 12 सालों में 170 बिलियन डॉलर का है। एंड नेचर ऑफ प्रेजेंस गोन बीइंग मेयर इन्वेस्टर, स्ट्रेटेजिक एक्टर के जैसे भी काम कर रहा है, क्योंकि पहला जो इनका बेस बना है इनके आर्मी नेवी का वो जिबूती में है। तो ये इन सर्कल जो इंडिया को कर रहे थे उसका एक बेस हमें ए भी मिलता है। और 2013 में उन्होंने स्टार्ट किया था चाइनाज दिस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, और ये नियर अबाउट 52 अफ्रीकन कंट्री इसके सिग्नेटरी है। और 49 में इन्होंने 170 बिलियन डॉलर अभी तक इन्वेस्ट भी किया है, ठीक है। तो जब सारे जब रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स को ये लेके जा रहा है तो किसको कॉन्सर्न होगा, यूएस का डिपेंडेंसी हो गया चाइना पे फॉर द की मिनरल। अब यहाँ पे टसल स्टार्ट हो गया। तो अफ्रीकन कंट्री इन पे इल्जाम लगाती है कि ये एक तरीके से डेट जो ट्रैप है उसके तरफ अफ्रीकन कंट्री को लेके जा रही है। लेकिन हमने देखा है कि केन्या और जाम्बिया को छोड़ के और सभी अफ्रीकन कंट्री ने मैनेज किया है डेट को अपने अच्छे से। कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि जो रीस्ट्रक्चरिंग करने की नौबत आई, रीस्ट्रक्चरिंग करा भी है और चाइना ने, वो जाम्बिया का किया है 4.1 बिलियन डॉलर का। और बाद में इन्होंने इसको भी अपने फेवर में किया, इन्होंने रिप्लेस कर दिया जो डॉलर को था रेनमिनबी से, जो इनका युआन करेंसी है। ओके, सो अफ्रीका इंपोर्ट्स लार्जली फ्रॉम द चाइना फॉर द फिनिश्ड गुड, यहाँ पे है। तो ये नियो कॉलोनियल का कभी भी एग्जांपल देना है तो ये आप करके आप इसका एग्जांपल दे सकते हैं। एक यहाँ पे एक ये देखिएगा कि ओवरऑल जो समरी है क्या है, अफ्रीका रिसीव्स इन्वेस्टमेंट, ट्रेड एंड डेवलपमेंट एड फ्रॉम द चाइना एंड इन रिटर्न फॉर द नेचुरल सोर्स। यही है टोटल जो अफ्रीका और चाइना का अगर समरी में एक लाइन में आप लिखना चाहें तो ये है।
एक चीज और है, चाइना का अगर जो क्लेम है कि प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एंड हैज मेड द मेड इन अफ्रीका ए रियलिटी, एंड चाइनीज सपोर्ट जो है हाइब्रिड क्रॉपिंग पैटर्न एग्रीकल्चर में भी है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर को भी डेवलप किया है, ऐसा चाइना का क्लेम है। ये सब पॉइंट आपको जानना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है वो विद रिस्पेक्ट टू द जो आरबीआई का गाइडलाइन है, गारंटी स्टेट गवर्नमेंट जो गारंटी देती है अपने इंस्टीट्यूशन को, अपने जो स्टेट अंडरस्टैंड अंडरटेकिंग्स हैं, जैसे कि कोऑपरेटिव्स हुए, उनका भी हुआ, लोकल बॉडीज़ का है, ये जब भी जाते हैं किसी बैंक से या फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेने के लिए, तो उनके पास तो ऐसा नहीं है कि पैसे हैं, कोलेटरल्स हैं, वो कोलेटरल्स होते भी हैं तो भी एक गारंटर की जरूरत होती है, तो वो स्टेट गवर्नमेंट हो जाती है। तो इन्होंने बोला है कि अभी जो ऑब्जर्वेशन है कि जो गारंटी बन रहे हैं और जो लोन्स है वो 10% क्रॉस कर रहा है जीडीपी का, स्टेट जीडीपी या स्टेट का जो बजट है, तो उसके लिए इन्होंने बोला है कि ऐसे तो फिनेंशियल क्राइसिस आ जाएगा एक तरीके से। तो इसी पे गाइडलाइन है कि थोड़ा सा केयरफुल रहिए। आरबीआई ने बोला है कि यूनिफॉर्म रिपोर्टिंग होनी चाहिए इन सब भी चीज़ों का, और डेफिनीशन ऑफ व्हाट कंस्टिट्यूट गारंटी ये भी थोड़ा आप स्टेट से बोला है कि आप दीजिए, बैंक से भी बोला है कि आप इसका डेटा दीजिए कि कितना किस एरिया में आ रहा है। इन्होंने एक और सीलिंग लगाया कि जो ये गारंटी होनी चाहिए 5% ऑफ द रिवेन्यू रिसिप्ट और द 0.5% ऑफ द जीडीपी, जो भी लेस हो उसका होना चाहिए। और भी सेलिंग्स है कि जो ये गारंटी होनी चाहिए वो ऐसे लोन नहीं होने चाहिए जो कि एक्सटर्नल कॉमर्शियल बारोइंग हो, या 80% जो टोटल अमाउंट है उसका 80% से ज़्यादा इन्होंने लोन में ही पैसा ले लिया। जैसे अगर मुझे 1 लाख का कुछ लेना है तो 80,000 से ज़्यादा हम लोन ही ले रहे हैं। इनका यह है कि आप 20% से ज़्यादा अपना खुद का पैसा लगाइए लोन में, और 80% से कम लगाइए। और इन्होंने मना किया है कि प्राइवेट सेक्टर और जो इंस्टीट्यूशन है उसका तो कतई आप गारंटी मत दीजिए। उन्होंने स्टेट से बोला है कि ये भी असाइन कीजिए कि कौन सा रिस्क कैसा है, कैटेगरी बनाइए कि हाई रिस्क है, लो रिस्क है, मीडियम रिस्क है इसका। तो ये एक तरीके से होता है ना कि जैसे कि जो इंस्टीट्यूशन लेने जा रहा है जो कंपनी, वो पहले से ही डमाडोल चल रहा है, उसका स्ट्रेस हाई है फिनेंशियल, पहले ही उसके ऊपर लोन है, तो वो हाई रिस्क में आ जाएगा। लो रिस्क जिसका बिजनेस अच्छा चल रहा है और बिजनेस बढ़ाने के लिए ले रहा है, ऑलरेडी 10 करोड़ का बिजनेस चल रहा है, उसको लग रहा है कि एक और कुछ कंपनी का पार्ट स्टार्ट करे तो उसके लिए ले रहा है, तो लो रिस्क हो जाएगा। तो उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट से बोला है कि इसका आप लिस्ट कैटेगरी बना के दीजिए। दिस इज ऑल अबाउट टूडेज न्यूज़। तो हम आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन, धन्यवाद।